सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई है। मंत्री परिषद की बैठक हुई और वंदे मातरम के गान के साथ ये बैठक जो है, फिलहाल आपको बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विस्तार न्यूज के ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। श्याम जी, आज डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई है, कई विकास कार्यों पर मुहर लगी है। कौन कौन सी वो योजनाएं हैं जिनके ऊपर चर्चा हुई और मुहर लगी? देखिए, जो कैबिनेट हुई उसमें स्पष्ट तौर पर विकास कार्यों को तो फोकस किया ही गया, लेकिन जो है कानून व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया और खासकर इस पर बात हुई कि जो निजी सुरक्षा एजेंसियां उसमें बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं, जिसमें से एक्स आर्मी मैन भी होते हैं और दूसरे भी होते हैं, तो उनका वेरिफिकेशन होगा, उनका डॉक्यूमेंटेशन होगा। सरकार के पास भी वो डेटा होना चाहिए कि जो काम कर रहे हैं उनका लेखा जोखा क्या है और क्या कोई उनका इस तरह से पुराना खराब रिकॉर्ड तो नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, क्योंकि इंदौर में हाल ही में जो घटना हुई उसके बाद ये स्टैंड लिया गया। दूसरा, गंगा को लेकर जल गंगा अभियान यहाँ मध्य प्रदेश में चल रहा है, यानी जल स्रोतों के संरक्षण की जो कवायद चल रही है उस पर भी फोकस किया गया। साथ साथ में बैकलॉग के जो पद हैं उनमें 7,000 भरे जा चुके थे, बाकी पदों की भी पूर्ति की जाए, इस पर भी बात हुई। तो वो समग्रता दी गई। सरकार ने फोकस ये किया, कैबिनेट ने ये फोकस किया गया कि वो तमाम चीज़ें जो बरसों से पेंडिंग थी उनको समय से पूरा किया जाए। जी श्याम जी, रामनिवास रावत को लेकर काफी सियासत हो रही है, कई बीजेपी नेता जो है नाराज हैं, लेकिन वो भी इस कैबिनेट की बैठक में मौजूद रहे, तो इसके क्या संदेश मिल रहे हैं? देखिए, इसके सीधे से मायने कि भविष्य में उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है तो कोई ना कोई प्रोफाइल तो मिलेगा ही, और अब इस ये उनके लिए पहली बैठक होगी कैबिनेट की जिसमें वो शामिल हो चुके हैं। तो इसमें सत्ता पक्ष अपनी जगह क्लियर है, लेकिन विपक्ष हमलावर रहना चाहता है, उसको मुद्दा बनाए रखना चाहता है, इसलिए वो हमले कर रहा है। लगातार जो है यहाँ पर कह रहा है कि रामनिवास रावत को लेकर जो स्थितियाँ हैं वो स्पष्ट नहीं कर रही है सरकार जल्दी स्पष्ट करेगी, उनका प्रोफाइल भी देगी और वो काम करने लगेंगे, उनको अपना विभाग मिलेगा। जी ठीक है श्याम जी, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो इसी बीच भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में शुरू हुआ राजस्व महाअभियान। सीएम के निर्देश पर 1.25 लाख मामलों का निपटारा किया जाएगा। तो 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक ये अभियान चलाया जाएगा। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में राजस्व महाअभियान शुरू हुआ है और जिन लोगों की समस्या है अपनी जमीनों को लेकर, अब सीएम के निर्देश पर 1.25 लाख मामलों का निपटारा किया जाएगा। तो लंबित नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के मामलों का निराकरण किया जाएगा और 1 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक फसल डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा। तो साथ ही किसानों के खेत पर जाकर फोटो खींचकर जानकारी अद्यतन की जाएगी। तो कमिश्नर, कलेक्टर, एसडीएम इसका दौरा करेंगे और पटवारी मुख्यालय में मौजूद रहेंगे। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सूरज मेसर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। सूरज, एमपी में राजस्व महाअभियान शुरू किया जा रहा है, इससे आम लोगों को फायदा होगा। अब उनके कई जमीनी विवाद के मामले जो हैं उनको निपटाया जाएगा, तो इसके ऊपर क्या कुछ जानकारी आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पर राजस्व महाअभियान शुरू किया जा रहा है और ये राजस्व महाअभियान तो 1 अगस्त से 15 सितंबर तक फसल डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि किसानों के खेत पर जाकर फोटो खींचकर जानकारी अद्यतन की जाएगी और कमिश्नर, कलेक्टर, एसडीएम इसका दौरा करेंगे। ठीक है सूरज, आपकी आवाज मुझ तक आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर राजस्व महाअभियान की 2.0 की शुरुआत हो रही है और इस अभियान के तहत जो है किसानों को सबसे बड़ी राहत अगर मिलेगी तो किसानों को मिलेगी। जो ज़मीन बंटवारा है, ज़मीन की जो चीज़ लगातार जो ज़मीन विवाद है उसे सुलझाया जाएगा, जो नक्शे हैं उसमें सुधार कराया जाएगा। और बड़ी बात इसमें यह है कि जो कमिश्नर होंगे, कमिश्नर के साथ कलेक्टर, एसडीएम और पटवारी होंगे, वो अपने मुख्यालय में होंगे। खासतौर पर कलेक्टर वगैरह को ज़मीनी रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी कि ये महाअभियान
अभियान में किस तरह सफलता मिल रही है और जल्दी निराकरण हो, जो भी ये मामले हैं जमीन से जुड़े मामले हो उनमें जल्दी निराकरण करने की कोशिश की जाएगी। और बड़ी बात यह है कि पीएम सम्मान निधि के जिनको लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको लाभ नहीं मिल रहा है, जो लाभ लेना चाहते हैं उनको उस दायरे में लाया जाएगा, मतलब जो पात्रता के दायरे में आना चाहते हैं उन्हें लाया जाएगा। और निश्चित तौर पर ये 2.0 की शुरुआत हो रही है और कोशिश यही रहेगी कि जैसा पिछली बार सफलतम, क्योंकि जनवरी में पिछली बार शुरुआत हुई थी और पिछली बार पूरी तरीके से ये जो अभियान है सफल हुआ था, तो इस बार अब देखना होगा कि इसकी जब रिपोर्ट दिएंगे कलेक्टर, क्योंकि जो अधिकारी हैं ये रिपोर्ट भी देंगे, हर दिन की रिपोर्ट देंगे, तो पता चलेगा कितना अभियान ये सफल हो पा रहा है। बिल्कुल सूरज, तो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि यह अभियान किस तरीके से सफल हो पाया और लोगों के अंदर भी एक खुशी की लहर देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत से लोग परेशान रहते हैं अपनी जमीनी विवादों को लेकर। तो अब लोगों के लिए मध्य प्रदेश में एक बड़ी खुशखबरी। तो फिलहाल हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए सूरज आपका शुक्रिया। इसी बीच ग्वालियर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 24 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। तो बिरयानी खाने से फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए तो बच्चे, बड़े और महिलाएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई हैं। तो आपको बता दें कि तजिए के जुलूस में मिली बिरयानी से लोग बीमार हो गए हैं और उल्टी, दस्त सहित अन्य बीमारी की चपेट में लोग आ गए हैं। तो सिविल अस्पताल में फिलहाल उन सभी को भर्ती कराया गया है जिनकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो मरीजों से मिलने के लिए पूर्व मंत्री इमरती देवी पहुंची और डॉक्टरों को बेहतर इलाज करने के निर्देश भी दिए हैं। तो ग्वालियर में लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जहां एक तरफ डायरिया के केसेस, मलेरिया के केसेस देखने को मिल रहे हैं, वहीं अब फूड पॉइजनिंग का यह मामला सामने आया। हालांकि बताया यह जा रहा है कि तजिए के जुलूस में बिरयानी खाने से लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई है और बिरयानी खाने के कारण जो है बच्चे, बड़े और महिलाएं सभी को जो है उल्टी, दस्त की शिकायत मिल रही है। और ऐसे में आप ये तस्वीरें देख लीजिए कि जो भी लोग इस बीमारी की चपेट में आए हैं उनका सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज भी फिलहाल जारी है। तो आपको बता दें कि मरीजों से मिलने के लिए पूर्व मंत्री इमरती देवी भी पहुंची और डॉक्टरों को बोला है कि आप जो है इनका अच्छे से इलाज करें, बेहतर इलाज करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। तो ग्वालियर में एक तरफ मलेरिया के केसेस और दूसरी तरफ अब 24 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनिल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। अनिल, पहले ग्वालियर में मलेरिया के केसेस सामने आ रहे थे और अब ये फूड पॉइजनिंग की घटना सामने आई जिसमें कि 24 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए डबरा में है और 2 दर्जन से अधिक फूड पॉइजनिंग के लोग शिकार हो गए हैं और बताया जा रहा है कि बिरयानी खाने से बच्चे, बड़े, बुजुर्ग चाहे महिला हो, वो सभी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि ताजिए का जुलूस निकल रहा था और उसी दौरान इन सब ने बिरयानी खाई थी। उसके बाद इन्हें उल्टी, दस्त की शिकायत हुई और उसके बाद इन्हें अस्पताल ले गए जहां पर उनका इलाज जारी है। और इसकी सूचना जब पूर्व मंत्री इमरती देवी को लगी तो वो वहां पर अस्पताल में पहुंची और डॉक्टरों को बेहतर इलाज के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। तो ये 2 दर्जन से अधिक लोग हैं जो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। ठीक है, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए अनिल आपका शुक्रिया। तो यूं तो सरकार कायाकल्प और स्वच्छता के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन कुछ नगरपालिका में लापरवाह कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के चलते आज के दौर में भी साफ सफाई की दशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। तो जिसका मुख्य कारण है कि वे सिर्फ खुद का विकास करना चाहते हैं, ना उन्हें मोहल्ले से मतलब है और ना ही अपने विजय हुए क्षेत्र से। तो यही वजह है कि नगरपालिका के कई वार्ड डस्टबिन में तब्दील हो गए। और हम बात कर रहे हैं मुरैना की जौरा नगर पालिका की, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर भारी ट्रोल हो रहा है। तो आपको बता दें कि नगर पालिका के कुछ वार्ड डस्टबिन भले ही बने हों, लेकिन उन पहाड़ों से विजय हुए पार्षद सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं और लिख रहे हैं कि जौरा नगर पालिका में गंदगी की कहीं कोई शिकायत नहीं है। तो आप ये मुरैना की तस्वीर देख लीजिए कि कैसे सड़क की क्या हालत है। पानी वहाँ पर भरा हुआ है और पानी के कारण, जैसा कि हम जानते हैं कि बारिश के मौसम में खास तौर से लोगों को दिक्कत होती है, मलेरिया और डायरिया जैसी बीमारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि पानी की गंदगी से ही आमतौर पर ऐसी बीमारियां भी देखने को मिलती हैं।
तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुरैना के कलेक्टर ने एक ऐसा फैसला लिया है जो काफी सुर्खियां बटोर रहा है। बकायदादारों से बिजली बिल को वसूलने के लिए प्रशासन का अनोखा फैसला है। क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। पूरे देश में बिजली बिल के बकायेदारों की एक लंबी सूची है। लगभग करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो अपना बिजली बिल नहीं भरते हैं। सरकार और प्रशासन बकायेदारों से राशि वसूलने के लिए अलग अलग अभियान चला रहा है, लेकिन मुरैना में एक ऐसा अभियान चलाया गया जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल मुरैना जिले में बिजली उपभोक्ताओं पर करोड़ों रुपए की राशि बकाया है। इस बकाया राशि के वसूली के लिए बिजली कंपनियों ने लगातार कई अभियान चलाए, लेकिन लोगों ने बकाया राशि जमा नहीं की, जिसके बाद मुरैना के कलेक्टर अंकित अस्थान ने एक अनोखा फैसला लिया है। कलेक्टर अंकित अस्थान ने बिजली कंपनी के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कंपनी ऐसे उपभोक्ताओं को चिन्हित करे जिनके नाम पर शस्त्र लाइसेंस है और उन्होंने बिजली बिल जमा नहीं किया है, ताकि बिजली बिल का भुगतान न करने वाले शस्त्र धारकों का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाए। साथ ही कलेक्टर ने शस्त्र शाखा के क्लर्क को भी निर्देश दिया है कि शस्त्र लाइसेंस धारकों की सूची बिजली कंपनी को उपलब्ध कराई जाए। वैसे ये खबर अगर कहीं और की होती तो शायद इतने बड़े चर्चा का केंद्र न होती, लेकिन मुरैना जिले में बंदूक रखना शान की बात समझी जाती है और यहाँ लगभग हर संपन्न घरों में बंदूक जरूर होती है, जिसकी वजह से ये फैसला हर जगह सुर्खियां बटोर रहा है। और कलेक्टर की इस सख्ती से मुरैना जिले में शस्त्र धारकों में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में प्रशासन की कार्रवाई पर यहाँ की जनता ने बात की है। उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि वसूली अदालत होना चाहिए और टीएल की बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि जो बकायेदार हैं उनकी जो है सूची बनाई जाए और बोर्ड जो है चौराहे पर लगाए जाएँ। बिजली कंपनी ने बड़े बड़े बकायेदार हैं उनके बोर्ड चौराहे पर लगा दिए हैं और उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर वसूली बकायेदार हैं बिल नहीं भरते हैं तो उनकी कुर्की की जाएगी और न्यायालयीन जो कार्रवाई संभव हो सके वो की जाएगी। इसके अलावा कलेक्टर ने तमाम बकायेदारों के नाम सार्वजनिक जगहों पर चस्पा करने का भी आदेश जारी किया है, ताकि बिजली बिल न जमा करने वाले सरेआम चौराहे पर शर्मसार हो सके। जिसके बाद चौराहे पर बिजली बिल चुकता न करने वालों की सूची की होर्डिंग लगा दी गई है। कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम को अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर बड़े बकायेदारों के मैरिज गार्डन, फैक्ट्री, बड़े प्लॉट, उद्योग आदि पर तालाबंदी करने का निर्देश भी जारी कर दिया है। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिया है कि बिजली कंपनी द्वारा समस्त एसडीएम को बिजली बकायेदारों की सूची उपलब्ध कराई जाए। इस सूची के आधार पर सभी एसडीएम बकायेदारों पर बॉन्ड ओवर या जिला बदर की कार्रवाई का प्रकरण तैयार करेंगे। अब देखना होगा कि कलेक्टर का यह निर्णय वास्तव में रंग लाएगा या फिर बस चर्चा का विषय बनकर रह जाएगा। तो एक तरफ लोग मध्य प्रदेश में बढ़ते बिजली के दामों से परेशान है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार लोगों से परेशान है कि वो अपना बिजली का बिल नहीं भरते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ आगे फैसले होंगे, ये देखने वाली बात होगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें कि पीएम स्वनिधि योजना में शीर्ष पर मध्य प्रदेश है। 12 लाख हितग्राहियों को दिया गया 21 करोड़ रुपए खर्च और 2021 में 1,99,000 मामलों में राशि वितरित की गई थी। तो 2022 में 1,70,000 लोगों को ऋण दिया गया और 2023 में 1,84,000 ऋण मामलों की मंजूरी दी गई। तो वहीं उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश को सम्मान भी दिया जाएगा और प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई इसका पुरस्कार लेंगे और योजना के तहत 10,000 से 50,000 तक ऋण भी मिलता रहेगा। तो आपको बता दें कि पीएम स्वनिधि योजना में शीर्ष पर मध्य प्रदेश का नाम सामने आया है और अब 12 लाख हितग्राहियों को 21 करोड़ रुपए खर्च दिया गया है। इसी बीच इंदौर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, 18 लोगों की घर वापसी हुई है। 4 पुरुष, 10 महिलाएं, 2 लड़कियां और 2 लड़कों ने घर वापसी की। मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातन धर्म में शामिल हुए। तो घर वापसी वाले सभी लोग इंदौर और देवास के रहने वाले हैं। तो खजाना मंदिर में हुई सभी की घर वापसी। आपको बता दें कि बीएचपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने घर वापसी करवाई है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि एक बार फिर से इंदौर में 18 लोगों की घर वापसी हुई। 4 पुरुष, 10 महिलाएं, 2 लड़की और 2 लड़कों ने घर वापसी की है और मुस्लिम धर्म छोड़कर वापस से सनातन धर्म को अपनाया है।
इसी बीच दतिया से एक और बड़ी खबर सामने आई। बिजली की समस्या से लोग परेशान हुए, लोगों का आक्रोश फूट पड़ा तो गांधी मार्ग पर लगाया गया जाम। तो वहीं 24 घंटे से लाइट नहीं होने से रहवासी काफी परेशान है। तो डीपी खराब होने के बाद से कोई भी सुधार नहीं हुआ। साथ ही विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। तो बिजली की समस्या से लोग काफी परेशान हैं। तो देखिए, जैसा कि मैं भी आपको बता रही थी कि एक तरफ लोग बिजली की समस्या से परेशान है, लोगों का कहना है कि बिजली नहीं मिल रही है, तो कई लोग इस बात से परेशान है कि बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं और ऐसे में अब सरकार ढूंढ रही है लोगों को कि किन लोगों ने जो है बिजली का बिल नहीं भरा। लेकिन अभी भी दतिया से ये खबर सामने आई कि बिजली की समस्या से लोग परेशान होकर उनका आक्रोश फूट पड़ा है और गांधी मार्ग पर लोगों ने 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है, वहां पर लाइट नहीं आई है और इससे परेशान होकर लोगों ने जाम लगाया है। तो ग्वालियर में विवाहित महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हुई। गंभीर घायल महिला की जानकारी डॉक्टरों ने पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस अस्पताल पहुंची और महिला के परिजनों और साथ ही महिला के बयान पर ससुराल पक्ष पर हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। तो पुलिस अब जांच पड़ताल भी शुरू कर चुकी है और ये मामला आपको बता दें कि ग्वालियर का है, जहां पर विवाहित महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हुई है। युवती जो है, विवाहिता युवती जो है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई है और गंभीर हालत में है। उनके परिजनों द्वारा जो वहाँ पे सूचना दी गई थी जेएच में कि फांसी लगाने का प्रयास किया गया, जान से मारने का प्रयास किया गया और उसको कुछ पदार्थ खिलाया गया। उस पर से जो है पुलिस द्वारा जांच की गई। जांच में जो है उसका घायल का जो है डायन डिक्लेरेशन करवाया गया और परिजनों कथन के आधार पर जांच पर से जो है अपराध हत्या का प्रयास और प्रताड़ना का जो है अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना लिया गया। इसी बीच जबलपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई। तो नाले के चैम्बर को खोलकर भुला नगर निगम और चैम्बर में गिरा बड़ा भारी भरकम बैल। तो नगर निगम की टीम मौके पर पहुंच गई है और कड़ी मशक्कत के बाद बैल का रेस्क्यू भी कर लिया गया। तो आप ये तस्वीरें देखिए कि नगर निगम जो है नाले को खुला छोड़ देता है। नगर निगम से एक बड़ी भूल हो जाती है, जिसके बाद उसमें जो है एक भारी भरकम बैल गिर जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि नगर निगम की टीम मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद से बैल का रेस्क्यू भी कर लिया गया है। तो खुले चैम्बर में दुर्घटनाओं को आमंत्रण देते हुए अक्सर दिखाई दे रहा है नगर निगम, क्योंकि ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। पन्ना में शादी का खाना खाने के बाद से 16 बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई है। सभी बच्चों को पन्ना के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और पूरा मामला सलेहा थाना क्षेत्र के कलदा गांव का है। तो इन दिनों फूड पॉइजनिंग की समस्या जो है बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि पन्ना में शादी में लोग पहुंचे थे और वहां पर खाना खाने के बाद से 16 बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई और फिलहाल हालांकि उनको अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है और उनका इलाज जारी है। उज्जैन में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि पुलिस को बदमाशों ने खुली चुनौती दे दी है। मामला वाल्मीकि नगर का है, जहां पर बदमाशों ने काफी गदर मचाया है। बदमाशों ने गाड़ियों के कांच और सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त किया। यहां के स्थानीय लोगों ने घेराबंदी कर एक युवक को भी पकड़ लिया है। तो फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। छतरपुर में एसडीएम ने अजीबोगरीब फरमान जारी किया है। एसडीएम बिजावर ने सागर कानपुर हाईवे के टोल प्लाजा पर सड़क पर घूम रहे आवारा मवेशियों को गौशाला भेजने के लिए पटवारियों की ड्यूटी लगाई है। आदेश के बाद से पटवारी शाम के 6 बजे से रात के 10 बजे तक पशुओं के गौशाला भेजने की ड्यूटी निभाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पटवारी पशुओं को गौशाला भेजने की ड्यूटी करेंगे तो फिर राजस्व का काम आखिर कौन करेगा। तो इन दिनों आपको बता दें कि पटवारियों को नई जिम्मेदारी दी जा रही है। अब सवाल यही है कि पटवारी अगर पशुओं को गौशाला भेजेंगे तो फिर उनके पीछे से राजस्व का काम कौन करेगा और उसे कौन संभालेगा।
तो गुना जिला अस्पताल से कैदी के फरार होने का मामला सामने आया है। कैदी तेगा पारदी हथकड़ी खोलकर अस्पताल से फरार हो गया। कैदी को इलाज के लिए पुलिस कस्टडी में जिला अस्पताल लाया गया था। तो फरार कैदी तेगा पारदी पर गुना सहित राजस्थान, गुजरात में 22 मामले दर्ज हैं और वह 15,000 का इनामी है। और जिला अस्पताल पहुंचे एडिशनल एसपी ने जिला अस्पताल में पुलिस फोर्सेस लगाया है। साथ ही पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। तो साथ ही ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर जांच के बाद कार्रवाई भी की जाएगी। पिता माखन पारदी निवासी बिलाकी का ये जेल में था। परसों उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था। आज सुबह करीब 5-5:15 बजे के आसपास यह घड़ी ड्यूटी करती ना उसमें निकल के भाग गया है। डकैती और चोरी आदि मामलों में 3-7 वगैरह में था और 15,000 इनामी भी आए हुए। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, नरसिंह घोटाले को लेकर एक्शन में कांग्रेस मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। तो पैदल मार्च करते हुए थाने पहुंचेगी कांग्रेस से। साथ ही अशोका गार्डन थाने में कांग्रेस दर्ज कराएगी एफआईआर। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, ये बड़ी खबर नरसिंह घोटाले को लेकर है, जहां पर नरसिंह घोटाले को लेकर कांग्रेस अपने फुल एक्शन मोड में है। तो मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराएगी कांग्रेस और पैदल मार्च करते हुए कांग्रेसी थाने पहुंचेंगे। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अशोका गार्डन थाने के बाहर कांग्रेस नेता धरने पर बैठे हैं। तो थाने के बाहर बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची और पुलिस ने थाने का गेट बंद कर दिया है। तो कांग्रेस नेता थाने के भीतर जाने के लिए मशक्कत भी करते हुए नजर आए। तो वहीं अशोका गार्डन थाने के बाहर कांग्रेस नेता और महिलाओं के बीच तनातनी का मामला सामने आया और दूसरे थाने से भी पुलिस फोर्सेस बुलवानी पड़ गई है। तो अशोका गार्डन थाने के बाहर कांग्रेस नेता धरने पर बैठ चुके हैं। और आपको बता दें, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विवेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विवेक, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? अशोका गार्डन थाने के बाहर जो है कांग्रेस नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिलहाल अभी क्या स्थिति है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए राधा, अशोका गार्डन थाने के बाहर इस वक्त बैरिकेड लगा दिया गया है। कांग्रेस के तमाम सारे कार्यकर्ताओं को यहां रोका गया है बैरिकेड लगाकर। थाने के भीतर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं, अंदर महिलाएं भी हैं और कांग्रेस की ये मांग है कि यहां पे विश्वास सारंग के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। लेकिन यहाँ पे विश्वास सारंग के समर्थक है वो ये कह रहे हैं कांग्रेस के नेताओं पे एफआईआर किया जाए और उप नेता प्रतिपक्ष के तमाम सारे यहाँ पे पोस्टर लगाए गए हैं। और ये देखिए, एक पोस्टर ये दिखाई दे रहा है कि एमएलए गर्लफ्रेंड और मौत का फंदा, ये तमाम तस्वीरें दिखाई जा रही है। उमंग सिंगार के खिलाफ भी यहाँ पे नारेबाजी हो रही है। बहरहाल कुछ देर पहले ही कांग्रेस के तमाम सारे बड़े नेता यहाँ पहुँचे हुए थे और फिलहाल पुलिस ने इन्हें बैरिकेड के जरिए रोक दिया। तमाम सारे थाने से पुलिस बुलाई गई और अब देखेंगे कि कांग्रेस के तमाम नेता, जब इनकी शिकायत नहीं सुनी गई है तो अब ये यहाँ से जा रहे हैं। तमाम सारे कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ मौजूद थे, जीतू पटवारी से लेकर तमाम सारे बड़े दिग्गज नेता यहाँ आए थे शिकायत पुलिस से करने के लिए। लेकिन इस वक्त आप देखेंगे कि तमाम सारे कांग्रेस के नेता हैं अब ये थाने से निकलते हुए, क्योंकि इन्हें थाने के भीतर जाने की इजाज़त ही नहीं दी गई। और आप देखेंगे तमाम सारे नेता यहाँ से अब जा रहे हैं। कांग्रेस ने बड़ी संख्या में यहाँ पे लोगों को भले ही इकट्ठा किया, थाने के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया है। यानी कि विश्वास सारंग के खिलाफ जो शिकायत दर्ज कराने के लिए कांग्रेस के नेता यहाँ पहुंचे थे, फिलहाल शिकायत दर्ज अब तक नहीं हुई है। कांग्रेस के तमाम सारे अब नेता यहाँ से जाते हुए। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जीतू पटवारी कुछ देर तक घंटों बैठे रहे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते अब यहाँ से बहरहाल कांग्रेस के तमाम सारे कार्यकर्ता और नेता फिलहाल यहाँ से निकल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले दिनों टीटी नगर थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराने कांग्रेस के नेता पहुंचे थे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। जीतू पटवारी अब फिलहाल यहाँ अपने तमाम सारे और भी नेता हैं उनके साथ यहाँ पे पहुंचे हैं और कांग्रेस के विधायक है आतिफ अकील इस वक्त उनसे बात करेंगे। आतिफ भाई, शिकायत सुनी गई कि नहीं? क्यों नहीं सुनेंगे? मुझे लगता है सीएम साहब कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है कि निष्पक्ष जो दोषी है उसके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। वो सीएम है, थाने में धरने के लिए बैठे रहे। ठीक है,
सुनवाई अब हमने आवेदन तो दिया, अब उम्मीद है कि सीएम साहब खुद गृह मंत्री हैं। अभी आपने आतिफ अकील को सुना, जो ठीक है कह रहे हैं कि विवेक। सुनवाई फिलहाल थाने में नहीं हुई है। कांग्रेस के तमाम तो सारे फिलहाल जो है यहाँ पे नेता कांग्रेस की हैं, फरियाद नहीं सुनी गई। कांग्रेसी पहुंचे थे एफआईआर दर्ज कराने के लिए विश्वास सारंग के खिलाफ, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए विवेक आपका शुक्रिया।